ये क्लियर है? ओके, देख लेते हैं आज का हमारा टॉपिक। आपके पास एक कुंडली, एक लग्न चार्ट आता है जिसमें जातक आपसे विवाह संबंधी प्रश्न करता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, कैसे एनालिसिस करेंगे और कैसे जातक को आंसर देंगे, इस संबंध में आज हम हर चीज़ डिटेल में समझने वाले हैं। ये पूरा अपने आप में एक चैप्टर है जहां हम समझेंगे कि मैरिज का प्रेडिक्शन करने के लिए क्या क्या कॉम्बिनेशन काम आते हैं, किन किन चार्ट्स को देखना पड़ता है, कैसे प्रेडिक्ट करना है। सबसे पहले जब कुंडली आपके सामने आएगी तो आपके पास होगा लग्न चार्ट। तो लग्न चार्ट में हम क्या क्या देखेंगे, जैसे कि हम सबको पता है पहला कॉम्बिनेशन क्या बनता है, दूसरे घर का स्वामी और सातवें घर के स्वामी की दशा अंतरदशा में विवाह हो जाता है। यहाँ इसके बारे में हम पहले ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। एक हमने एग्जाम्पल लिया था चार्ट में, तो वो एनालाइज किया है। क्या इसके अलावा और कोई भी कॉम्बिनेशन होता है जो विवाह दे सकता है? जी हाँ, अगर मैं कहूँ कि क्या दारा कारक की दशा अंतरदशा और सेवन्थ हाउस की दशा अंतरदशा में विवाह हो सकता है, तो जवाब है हो सकता है। क्यों? सेवन्थ हाउस है मैरिज का, ये आपको बताएगा इवेंट यानी कि प्रॉमिस करेगा। और दारा कारक क्या करेगा? ये कारक है पति या पत्नी का, यानी किससे होगी शादी वो एंश्योर करेगा आपका दारा कारक। तो इन दोनों के दशा अंतरदशा में भी शादी विवाह हो सकता है। क्या इनके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बनता है? दूसरे घर में और सातवें घर में कोई ग्रह बैठे हैं, तो क्या उनकी दशा अंतरदशा में विवाह हो जाएगा? अब इसका भी जवाब है हाँ, हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक वीक कॉम्बिनेशन है, इसे स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन नहीं माना जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग कब बनेगा? जब ये दो ग्रह, ये जो दो प्लैनेट हैं जो उसमें बैठे हुए हैं, ये बेनिफिक हों, पूर्ण बलाबल के साथ बैठे हों, पहली चीज़। दूसरी चीज़, या इनकी दशा अंतरदशा में इनको कोई सपोर्ट मिल जाए। अब सपोर्ट किस चीज़ का? या तो दारक कारक की प्रत्यंतर दशा आ जाए, मेल कुंडली में वीनस का साथ मिल जाए, फीमेल कुंडली में जुपिटर का साथ मिल जाए, तो ये कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन पहले दोनों कॉम्बिनेशन के कंपैरिजन में वीक माना जाता है, लेकिन हम इसको पूरी तरह से नेगेट नहीं करने वाले। फिर आता है हमारे पास, क्या फर्स्ट हाउस और सेवन्थ हाउस का कॉम्बिनेशन मैरिज दे सकता है? फर्स्ट हाउस है आप लग्न लॉर्ड, यानी कि आप, सेवन्थ हाउस है मैरिज, यानी कि इसका मतलब हुआ आपकी मैरिज। तो क्या ये कॉम्बिनेशन अकेले मैरिज दे सकता है? जवाब है नहीं। क्यों? सेवन्थ हाउस का ही मतलब है आपकी मैरिज, क्योंकि चार्ट आपका ही है। तो फर्स्ट हाउस का होना कुछ वैल्यू ऐड नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पॉइंट रखा इसलिए है कि अगर मान लीजिए किसी कुंडली में लग्न की महादशा चल रही है, फर्स्ट हाउस की महादशा है, तो क्या मैं उस पीरियड को छोड़ दूंगा? जी नहीं। फर्स्ट हाउस की दशा में सेवन्थ हाउस की अंतरदशा हो और प्रत्यंतर दशा में अगर मुझे कोई सपोर्ट मिल जाए, वही या दारा कारक का सपोर्ट हो जाए या वीनस या जुपिटर का हो जाए, और बहुत बलाबल के साथ हो, तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। अब इसमें बलाबल क्यों चाहिए? क्योंकि अगर फर्स्ट हाउस की महादशा है तो महादशा का इफेक्ट 70% होता है, ठीक है? तो बचा 30% में बाकी सारी चीज़ें आएंगी। तो क्या 30% मैरिज करा सकता है? नहीं। तो उसके लिए जब बल ज़्यादा होगा, प्लानिट ज़्यादा ताकतवर होंगे, तो वो हो सकता है कॉम्बिनेशन बढ़ के 50% के लेवल तक आ जाए जहां मैरिज संभव है। तो इस तरह से कैलकुलेशन थोड़े से देख लेंगे। अब क्या इनमें से कोई कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा मिल जाता है तो मैं प्रिडिक्शन कर सकता हूँ? जवाब है नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि लग्न चार्ट की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा नवमांश पे। तो जो भी आपको इनमें कॉम्बिनेशन मिलेगा, आप नवमांश में जाके देखोगे कि क्या वो ग्रह नवमांश में विवाह से संबंध रखते हैं, यहाँ स्पष्ट हो जाएगा।
तो पहला तरीका हमने लग्न चार्ट देखा और ये केवल आपका पहला स्टेप है। इसके अलावा दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है, इस सबको करने के बाद, ये कॉम्बिनेशन देखने के बाद अब हम आ जाएंगे नवमांश पे। नवमांश में क्या करेंगे? नवमांश में भी सेम, हम देखेंगे दूसरा घर, ये रहा आपका दूसरा घर कुंडली में, सातवां घर, ये रहा सातवां घर। तो क्या ये दोनों की प्लानेट की दशा अंतरदशा में विवाह हो जाएगा? आंसर फिर से है हाँ, हो जाएगा। तो अगर ये कॉम्बिनेशन मिलता है, या फिर क्या इसके अलावा हमें कोई और कॉम्बिनेशन मिल सकता है? देखिए, सेम प्लानेट इन सेकंड एंड सेवन्थ हाउस, चूंकि ये कॉम्बिनेशन थोड़ा वीक माना जाता है, इसमें वही सपोर्ट चाहिए होगा जिसकी बात हमने अभी लग्न कुंडली में देखते हुए कही कि दूसरे और सातवें घर में बैठे हुए प्लानेट की दशा या अंतरदशा में विवाह तब होगा जब इसको किसी तरह का सपोर्ट मिल जाएगा, चाहे दारा कारक हो या और कोई भी हो। अब मान लीजिए आपको नवमांश में एक कॉम्बिनेशन मिल गया, तो क्या मैं अकेले नवमांश के बेस पे ये बोल सकता हूँ कि मैरिज हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। इस नवमांश के ग्रहों को आप फिर वापस देखेंगे अपने लग्न चार्ट में। अगर आप कॉम्बिनेशन नवमांश से बना रहे हैं, मिल गया आपको, तो मत भूलिएगा कि आपको लग्न चार्ट में चेक करना है कि क्या इन दो ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि ये विवाह से संबंध रखते हैं। और ये हम सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें केवल दशा नहीं बतानी, हमें बेस्ट पॉसिबल यानी कि प्रबल दावेदार ढूंढना है विवाह कराने का। तो हमने नवमांश देख लिया, हमने लग्नेश देख लिया या लग्न चार्ट देख लिया। क्या इसके अलावा और कोई तरीका होता है जहां से मेरे पास कॉम्बिनेशन निकल के आएंगे? देखते हैं। अब ये चंद्र कुंडली कहाँ से आ गई? हम बात तो लग्न चार्ट की करते हैं, उसका नवमांश बनाते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम किस चीज़ को देते हैं दशाओं में? विंशोत्तरी दशा को, ये तो हम सब जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि विंशोत्तरी दशा आती कैसे है, बनती कैसे है? चंद्रमा से। कितने लोगों को नहीं पता कि विंशोत्तरी का संबंध चंद्रमा से है? कोई है? अच्छा, पहले इसे भी समझ लेते हैं क्योंकि अब स्टार्ट किया है तो कवर कर लेते हैं। चलिए देखिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपका जन्म हुआ, आपके जन्म के समय मून अश्विनी नक्षत्र में है, ठीक है। आपका जब जन्म हुआ तो उस समय चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है। अश्विनी नक्षत्र का स्वामी कौन है? केतु, सबको पता है, ठीक है। तो आपकी पहली दशा जीवन की जो आएगी, जन्म से शुरू होगी, वो किसकी होगी? केतु की होगी। लेकिन कितने साल की होगी? अब केतु की दशा तो होती है 7 साल की, लेकिन क्या पूरे 7 साल की चलेगी? नहीं। आपने देखा कि आपकी कुंडली में चंद्रमा 15 डिग्री चल चुका है। पूरी राशि होती है 30 डिग्री की, जिसमें से 15 डिग्री निकल गए, यानी कि जो 7 साल की दशा है राहु की, उसमें से आधी दशा निकल गई। तो जिस दिन आपका जन्म हुआ उसमें से अब 3.5 साल निकल गए, यानी कि अब आपके जीवन में आगे आने वाले 3.5 साल में आपकी दशा चलेगी केतु की, फिर किसकी आ जाएगी? फिर वीनस की आ जाएगी, फिर आपकी सूर्य की आ जाएगी। इस तरह से दशा चलती हैं। तो इसका मतलब विंशोत्तरी दशा पूरी तरह से निर्भर करती है चंद्रमा कहाँ है। ये चीज़ क्लियर है? चलिए, तो जब मैं दशा चंद्रमा के हिसाब से ले रहा हूँ, तो क्या चंद्र कुंडली महत्वपूर्ण नहीं हो जाती? बिल्कुल होती है। अब अगला प्रश्न ये कि चंद्र कुंडली बनेगी कैसे? देखिए, आपके लग्न चार्ट में जहाँ भी चंद्रमा बैठा हो, मान लीजिए लग्न चार्ट था आपका और उसमें तीसरी नंबर राशि में चंद्रमा बैठा था और आपका लग्न है ये 5 नंबर, मान लीजिए सिंह लग्न की कुंडली थी। तो हमने क्या किया, कुंडली को घुमा दिया और जिस घर में चंद्रमा बैठा है, मून बैठा है, उसको हम फ्रंट पे ले आए, हमने 1 नंबर मान लिया। इसका मतलब क्या होता है कि हम ये मान रहे हैं कि अब कुंडली का राजा चंद्रमा है, मून है, और मून जहाँ बैठा है उसको हम गिनेंगे घर नंबर 1, ये हाउस नंबर 2, ये हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4। इस तरह से अब नंबर्स कैलकुलेट होंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई।
बाकी सॉफ्टवेयर में आपको बनी हुई मिल जाती है। नहीं भी मिलती, नहीं भी रोटेट करना, तो क्या करना है, मून जहाँ बैठा है वहाँ से गिनेंगे उसको पहला घर मान के। अब इसके नियम और समझ लीजिए और इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए। ये सेशन चंद्र कुंडली का नहीं है, ठीक है। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत सीमित दायरे में डिस्कशन है कि चंद्र कुंडली को कुछ चीज़ों के लिए कैसे यूज़ करना है, और जो हम बताएंगे वो लिमिट नहीं है चंद्र कुंडली की, लेकिन ये आज के हमारे सेशन की लिमिट है। क्योंकि सब चीज़ एक साथ बता देंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, सब कुछ लेके साथ नहीं चल सकते। तो स्पष्ट नियम कि ये सीमित दायरा है। अब इसमें पहला नियम आपका आएगा, मैं बात करूंगा चंद्रमा से क्या देखूं, चंद्रमा की स्थिति से क्या देखूं। तो आप देखोगे विवाह के लिए प्लैनेट इन सेकंड एंड सेवन्थ हाउस। तो पहला नियम मेरा ये हुआ, जिस घर की मुझे बात करनी है मैं उस घर के हाउस लॉर्ड की बात नहीं करूंगा चंद्र कुंडली में। ये आज का लिमिटेड सेशन है चंद्र कुंडली का, पूरी व्याख्या नहीं है। अगर मुझे प्रोफेशन की बात करनी है तो मुझे क्या देखना है, ये सामने कुंडली है मेरे, मैं देखूंगा 10वां घर कहाँ है, ये रहा 10th हाउस चंद्रमा से। इस घर में कोई प्लैनेट बैठा है, लेट्स से मार्स बैठा है और आपका वीनस बैठा है। इन दोनों के संबंध चंद्रमा से कैसे हैं, बस। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ 12 नंबर राशि है उसका प्लैनेट जुपिटर है वो कहाँ बैठा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं केवल मून एक प्लैनेट है जो अभी राजा है, और उस राजा के संदर्भ में 10वें घर में कौन से प्लैनेट हैं और उससे मून का क्या संबंध है, बस ये दो चीज़ें मुझे देखना है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि दूसरे घर में और 7वें घर में जो प्लैनेट बैठे हैं उनका चंद्रमा से क्या संबंध है। अगर संबंध अच्छा है, राजा से संबंध अच्छा है, तो दूसरे और 7वें घर के प्लैनेट की दशा अंतर्दशा विवाह दे सकती है। स्पष्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरा नियम समझिए, क्या मैं हर जातक के लिए चंद्र कुंडली उपयोग करूंगा? तो जवाब है आज के सेशन के लिए नहीं। वो हम तब करेंगे जब हम पूर्ण व्याख्या चंद्र कुंडली की कर लेंगे। आज का लिमिटेड है इसलिए हम कंडीशन बता देते हैं कि अभी हम लोग किस किस कंडीशन में चंद्र कुंडली को यूज़ करेंगे। देखिए, अगर आपके हाथ में जो कुंडली आई है वो है कर्क लग्न की, यानी कि कैंसर, तो इसके लिए भी आप चंद्र कुंडली यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका मालिक चंद्रमा ही होता है। तो इसका मतलब मैं लग्नेश से भी देख रहा हूँ कुंडली। एक तो मैं लग्न से देखूंगा, दूसरा लग्न का मालिक कौन, इसके लिए चंद्रमा है, तो मैं लग्नेश से भी 10वां घर देख रहा हूँ, तो स्वयं मालिक हो जाएगा वो। क्या और कोई कॉम्बिनेशन है? तो इसमें चार चीज़ें हैं कुल। अगर चंद्रमा और लग्नेश एक साथ बैठे हैं तब भी आप चंद्र कुंडली खोल के देखेंगे, जब हम बात करेंगे मैरिज का या किसी भी और चीज़ का। अगर चंद्रमा और लग्नेश किसी कुंडली में साथ बैठे हैं तो भी हम चंद्र कुंडली से एनालिसिस करके देखेंगे। इससे क्या होगा, सेम, चंद्रमा अगर लग्नेश के साथ है तो जो घर चंद्रमा से 10वां होगा या 7वां होगा वो लग्नेश से भी 7वां 10वां होगा, एक ही घर में ही होती है, तो फिर रिलेशन मिलेगा हमको। आगे, अगर चंद्रमा लग्न में बैठा हो, अब समझने वाली बात यह है, देखिए, एक इसे हटा देते हैं जी। जैसे ये कुंडली में मैंने आपको बताया चंद्रमा लग्न में है, ये लग्न में चंद्रमा ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो जब मैं इसकी कुंडली बनाऊंगा चंद्र कुंडली तो यही बनेगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी लग्न में बैठा है। तो फर्क क्या आएगा, फर्क क्या आएगा हमारे नियम नंबर 1 पे। जब इस कुंडली को मैं लग्न से देखूंगा तो मैं देखूंगा इस घर का मालिक कहाँ है, कौन है, कैसी स्थिति में है। लेकिन जब मैं इस घर को देखूंगा चंद्रमा से, यानी कि अब मालिक है चंद्रमा, तो चंद्रमा को क्या चाहिए, इस घर में कौन से ग्रह बैठे हैं और उससे मेरा संबंध क्या है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जिस कुंडली में चंद्रमा आत्मकारक हो जाए, अब ये मत पूछना कि आत्मकारक क्या होता है ना। राइट। तो अगर किसी कुंडली में आप देखो कि चंद्रमा आत्मकारक है तो उसके लिए भी हम चंद्र कुंडली के लिए
खोल के देखेंगे, उसका उपयोग करेंगे। अब मान लीजिए आपने चंद्र कुंडली देखी और ये कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा है और ये बेनिफिक भी है और मून से इनके रिलेशन अच्छे भी हैं, तो क्या प्रेडिक्ट कर देंगे? प्रेडिक्शन के लिए हम फिर से नवमांश में भी चेक करेंगे इन दो प्लैनेट को कि क्या ये मैच होते हैं, वहाँ इनका कुछ संदर्भ है, इनका औचित्य है। क्यों? क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं एक प्रबल दावेदार, एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन जो जातक को विवाह दे सके, सटीक विवाह दे सके। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं पहले, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये कुंडली अभी शायद लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या मैं उस कुंडली को आज के हमारे सीमित जो कैलकुलेशन है चंद्र कुंडली का, उसके हिसाब से देख सकता हूँ। चंद्रमा कहाँ है? लग्न में। तो पहला नियम, एक नियम मेरा फॉलो होता है। दूसरा, ये लग्नेश के साथ भी है, तो दो कंडीशन फुलफिल होती हैं कि चंद्रमा लग्न में भी है, लग्नेश के साथ है। तो जी हाँ, मैं चंद्रमा से देख सकता हूँ इस कुंडली को। अब मुझे बात करनी है प्रोफेशन की। तो मंगल से यानी कि मार्स से हमने पहले देख चुके थे इस कुंडली को। मैंने देखा मून से 10वां घर आ जाएगा यहाँ। यहाँ बैठे हैं वीनस और सैटर्न। क्या देखूंगा मैं? मुझे ये जानना है कि इस घर में बैठे ग्रह क्या राजा के साथ, क्योंकि चूंकि अब इस कुंडली का मालिक कौन मान के चला हूं मैं? चंद्रमा। संबंध कैसा है? मून वीनस को अपना मित्र मानता है, ये हमने देखा है, और जहाँ बैठा है उसके हिसाब से ये अति मित्र हो गए। तो चंद्रमा के लिए शुक्र हो गया अति मित्र और चंद्रमा के लिए शनि हो गया मित्र, क्योंकि ये न्यूट्रल है और तात्कालिक में ये मित्र बन जाता है। तो दोनों, एक आपका बेस्ट फ्रेंड है और एक फ्रेंड है, और यही रीज़न था कि वो पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं वीनस से सैटर्न की स्टेज में। जबकि पहले हमने देखा था कि वीनस एक तो 7th हाउस का लॉर्ड है और दूसरा 12th हाउस का लॉर्ड है, यानी कि मैलेफिक और बेनिफिक वाले चैप्टर में हमने समझा था कि ये होता है मैलेफिक और सैटर्न है न्यूट्रन। तो एक इसके मैलेफिक के अंदर एक न्यूट्रल आ जाएगा, तो वो कैसे कैलकुलेट किया, कैसे कॉम्बिनेशन बना कि उन्हें ये पोस्ट मिल गई। तो अभी समझ में आया कि इस कुंडली में चंद्रमा का इम्पोर्टेंस है। चंद्रमा के रिलेशन से ये दोनों ग्रह 10वें घर में बैठ के बेनिफिक काम कर रहे हैं। स्पष्ट है? इसी कारण जिसने ये कुंडली देखी उसको ये समझ आया कि ये जब ये हुआ कैलकुलेशन, तो ये कब हुआ? इस दौरान। और ये दोनों चंद्रमा के लिए बेनिफिक है, यानी कि ये कुंडली सबसे महत्वपूर्ण है चंद्रमा के हिसाब से। इसीलिए जब मून का पीरियड आया तो उन्हें मोती पहनने की सलाह दी गई, पर्ल पहना उन्होंने। इसीलिए यहाँ चंद्रमा 8 डिग्री का है, उसकी मजबूती बनाने के लिए। और चूंकि राजभंग, वो नीच भंग योग चल रहा है आपका इसमें, जो हमने पहले डिस्कस किया था, याद है ना आप लोगों को? हाँ, राइट। अब एक और क्वेश्चन था कि मंगल को स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं किया? मंगल तो लग्न है। लेकिन अभी जैसा हमने देखा कि हमने अब ये माना कि क्या चंद्रमा को राजा मान के कुंडली काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है। जैसे ही चंद्रमा को राजा माना, वीनस सैटर्न बेनिफिक हो गए और उन्होंने अपनी दशा अंतरदशा में मुख्यमंत्री बनवा दिया। तो मैं फिर क्यों मंगल को स्ट्रॉन्ग करूंगा? और एक दूसरा कारण ये भी है, ये चंद्र मंगल योग भी बनाते हैं, और चंद्र मंगल योग आपने पढ़ा है, और कौन चाहेगा कि उसकी कुंडली में लग्न में चंद्र मंगल योग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। और इसी कारण है कि मंगल के लिए भी रत्न धारण नहीं किया गया। तो ये हमने प्रोफेशन के संदर्भ में समझा कि चंद्रमा से कुंडली कैसे प्रभावित होती है। लेकिन अभी केवल 4 चीज़ें कि चंद्रमा की स्थिति कहाँ है, जिसके हिसाब से हमने सीखा है, क्योंकि पूरा अध्ययन अभी नहीं कर रहे, आगे बढ़ के देखेंगे। चलिए, क्या और कुछ कॉम्बिनेशन बनता है? क्या और कुछ है जो मैरिज दे सकता है? अभी अच्छा क्वेश्चन है, क्या राहु और केतु मैरिज दे सकते हैं? अब ये दोनों प्लानिट ना ऐसे ही बदनाम है। केतु डिटैच कराता है, मैलेफिक है ये दोनों। अब दोनों को मैंने एक साथ क्यों बोला? क्योंकि जो ग्रह राहु के साथ होगा उसे केतु एस्पेक्ट करेगा, और जिसकी युति केतु के साथ होगी उसको राहु एस्पेक्ट करेगा, क्योंकि 7th बैठते हैं एक दूसरे से। क्लियर है? चलिए, ये हम सब जानते हैं। हमने हजारों बार, सैकड़ों बार ये पढ़ा है कि राहु और केतु
कैसे परिणाम देंगे? जिस राशि में है उसके अनुसार देंगे, जिस युति में है उसके अनुसार देंगे और एस्पेक्ट के अनुसार रिजल्ट देंगे। लेकिन इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक राहु आपका सैटर्न सन के साथ बैठा हुआ है और केतु आपका वीनस के साथ बैठा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि राहु सूरज हो जाएगा, केतु वीनस हो जाएगा, या राहु सूर्य के घर यानी कि पांचवी राशि का जो हाउस है उसका रिजल्ट देने लगेगा। कैसे रिजल्ट देगा? ये लाइन तो ठीक है, लेकिन कहाँ से आएंगे? समझिए, राहु अगर सूर्य के साथ है तो वो सूर्य के हाउस को टच नहीं करेगा। सूर्य का स्वाभाविक नेचर क्या है वो ले लेगा, और कुंडली में अगर सूर्य को कोई विशेष स्थान मिला है तो उसके रिजल्ट भी देगा। सेम काम केतु करेगा। अगर सूरज किसी कुंडली में डीके है, समझ गए डीके? तो जी हाँ, राहु मैरिज करा देगा। सेम केतु के लिए अप्लाई होता है। अगर वीनस किसी कुंडली में डीके है और केतु उसके साथ कहीं ज्वाइनिंग है तो केतु उसके स्वभाव ले लेगा। कहते हैं केतु प्लैनेट है डिटैचमेंट का, लेकिन एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ केतु ने मैरिज कराई। राहु को बोला जाता है मैलेफिक है, लेकिन हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि राहु प्राइम मिनिस्टर भी बनवा सकता है। तो इट डिपेंड्स कि ग्रह कहाँ बैठा है, जिसके साथ बैठा है उसका नेचुरल गुण क्या है। और एक और महत्वपूर्ण चीज़, जब हम मैरिज प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो उस समय क्या डिटैचमेंट की बात करेंगे या हम बात करेंगे अटैचमेंट की? इसका संदर्भ कहाँ से आता है? देखिए, ये कुंडली है सामने, ये है आपका दूसरा घर, ये है आपका सातवां घर। क्या ऐसे लोग हैं जो 25, 26, 27 साल की उम्र में जिनकी मृत्यु हो जाती है? अब उसी टाइम पे मान लीजिए आप दूसरे और सातवें के कॉम्बिनेशन से मैरिज प्रेडिक्शन कर रहे हो और उसी समय आदमी की मृत्यु हो जाए, फिर तो ये कैसे हो कैलकुलेट होगा? इसीलिए नौमांश में आप हर चीज़ को चेक करते हो। तो अगर हमने कहा कि राहु इसके साथ दारा कारक के साथ है, करा देगा मैरिज, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस लग्न चार्ट में देखा और हो जाएगा। नहीं, मुझे हर चीज़ नौमांश के साथ चेक करनी है, कंफर्मेशन लेना है, और अगर चंद्र कुंडली में बन रहा है तो उसका कंफर्मेशन भी नौमांश से लेना है। और नौमांश में कोई चीज़ बन रही है तो लग्न चार्ट से उसको कंफर्म करना है, तब जाके एक बेस्ट पॉसिबल सटीक टाइम निकल के आएगा जहां आपको सेटिस्फेक्शन होगा। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं, एनालिसिस करेंगे।